जमात शिशम के 9वें सबक में खुशामदीद। आज हम मस्बत और मनफी आदात की जमा और तफरीक पढ़ेंगे। ये मस्बत और मनफी आदात की जमा तफरीक बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है और मेरी कोशिश होगी कि हम उसको आसान तरीके से बयान कर सकें। आ, म- सबसे पहले हम नंबर लाइन के ऊपर जाके इसको देखेंगे और उसके बाद हम इसके बारे में कोई असूल वज़ा करेंगे कि कैसे मस्बत और मनफी आदात की जमा व तफरीक होती है। सवाल कुछ इस किस्म के होंगे, मसलन अगर हम कहें कि -3 जमा -4, इसका क्या मतलब है? 3 जमा -4 का क्या मतलब है? इस तरह की हम चीजें देखेंगे। तो चलिए आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का सबक का पहले ये नंबर लाइन बनाई गई है। नंबर लाइन एक लाइन है जो इससे पिछले सबक में भी बयान की गई थी। हमने इसके ऊपर 0 एक निशान लगाया और उसके बाद बराबर के निशान लगा के 1 2 3, और ये जो नुक्ते हैं ये बता रही है कि ये नंबर लाइन चलती चली जा रही है, ये लामुतनाही है, कभी ना खत्म होने वाली। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, इस तरफ दाएं तरफ को हमारे मस्बत आदाद है, जबकि बाएं तरफ हमारे मनफी आदात है। -1, -2, -3, -8, और इसी तरह ये आगे चलती चली जा रही है। तो ये भी एक तरफ से लामुतनाही है। आज हम ये देखेंगे कि जब हमने 3 जमा 4 करना हो, सही आदात जो हैं वो मनफी भी होते हैं और मस्बत भी होते हैं। ये हमें वैसे पता है, ये 3 जमा 4 7 होता है, लेकिन हम नंबर लाइन से इसको देखते हैं। इसका मतलब है कि आप 3 से शुरू करेंगे। जब आपने जमा करना हो जो कि मस्बत अदद हो तो आप दाएं तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ 3 जो कि हमारा आगाज है उसको हमने ये एक निशान लगा लिया, और 4 हमें दाएं तरफ जाना है। 1 2 3 और ये 4, और अब हमारा जो जवाब है वो 7 है। ये हमें पता लग गया कि इस तरीके से ये किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से करने के लिए करें, मनफी के लिहाज से, इसी सवाल को मैं और तरह से लिख देता हूं और एक और रंग ले लेता हूं। -3 जमा 4। अब हमने जमा जो शुरू करना है वो हम शुरू करेंगे -3 से। तो ये हमारा -3 है। अब हमें 4 जमा करना है और हमने कहा था कि अगर जमा हो मस्बत अदद तो हम दाएं तरफ जाएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो -3 जमा 4 जो है उसका जवाब है मस्बत 1। हम आमतौर पर मस्बत का निशान नहीं लगाते, इसलिए हमने इसको 1 कह दिया है। तो ये अभी हमने कहा कि ये, चलिए ये पीले रंग से लिखते हैं, ये 1 था। अब हम एक और सवाल करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि चलिए अगर हमारा जो सवाल है -3 -4, अब हमने ये पता करना है। अगर आप, तो ये अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे -3 से, और हमने कहा कि मनफी जब भी अदद होगा तो हमने बाएं तरफ जाना है। तो हमें कितने बाएं तरफ जाना है? 4। तो 1 2 3 और ये 4। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -3 -4 जो है इसका जवाब है -7। तो ये हमें पता लग गया और मैं इसको नीले रंग से ही लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब ये बाज़ औक़ात बहुत मसला हो जाता है समझने के लिए तालिब इल्मों को कि -3 -4, 3 जमा 4 तो बहुत आसान है, मगर मनफी और मस्बत अगर अदद हों तो उनका उनको समझ नहीं आता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मनफी जो है, मनफी वो एक कर्ज की तरह हो, और मस्बत जो है वो आपके पास पैसे हों। मस्बत का मतलब है कि आपके पास पैसे हैं। मन कर्ज है, आपके पास रकम है। तो हम ये कह सकते हैं रकम है। हम इस तरह कह सकते हैं। अगर आप देखिए, अगर आपके पास -3, यानी कि आपके पास 3 रुपए का कर्ज था और उसके बाद आपको मजीद -10 हो गया, तो आपका कर्ज बढ़ गया मनफी, और इसका मतलब ये हुआ कि आपका कर्ज जब बढ़ा तो हम उससे ये कहेंगे कि हम इन दोनों अदद को जमा कर लेंगे और हम कहेंगे कि -13। अब इसका जवाब है। अगर आपका पास कर्ज 3 था और आपके पास 10 मजीद रुपए आ गए, तो आपने अपना 3 रुपए का कर्ज अदा किया, तो आपके पास 7 रुपए बाकी बचे। तो इस तरह अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो शायद हम एक असूल बना सकते हैं। तो हम पहले इसकी असूल बराए मनफी व मस्बत आदात के जमा करने को देखते हैं, और ये याद रखिएगा कि ये
जमा का है, ये ज़रब का असूल नहीं है। ज़रब मनफी और मस्बत आदाद का और असूल होते हैं। तो हम इस पहले असूल की बात करते हैं कि अगर दोनों आदाद की अलामत एक हों, यानी दोनों अदद मस्बत या मनफी हों, तो अगर यानी दोनों की अलामत एक है, तो दोनों आदाद को जमा करें और उनकी अलामत जमा करदा अदद के साथ लिख दें। मैं इसकी कुछ मिसाल आपको लिख दे देता हूँ। मसलन अगर मेरे पास -3 और -7 है, तो अब इन दोनों की जो अलामतें हैं वो मनफी हैं, तो क्या किया जाए, इन दोनों अदाद को जमा कर लिया जाए। 7 जमा 3 10 हो जाते हैं, और 10 और इसके बाद जो मनफी का साइन है या अलामत है वो इसके साथ लिख दी जाएगी। तो ये एक पहली मिसाल है। अभी और हम देख लेते हैं। अगर कहूँ 3 जमा 7, अब ये दोनों आदत जो हैं ये मस्बत हैं, इन दोनों को जमा कर लिया जाए और इनकी जो अलामत है वो मस्बत है। जब नहीं कोई भी लिखी जाती तो उसका मतलब होता है कि ये मस्बत है, तो 3 जो है वो मस्बत है। मैं और मिसाल दे देता हूँ। 2 जमा 5, ये दोनों मस्बत हैं, 2 भी मस्बत है, 5 भी। तो जवाब अगर -4 -3 है, तो अब आप देखिए मन दोनों की अलामत मनफी हैं। आप 4 को 3 से जमा कर दें, 7, और जो ये मस इनका अलामत है जो कि मनफी का है, मैं इसको जरा थोड़ा सा उसको आप यहाँ पर -7 लगा दें। तो ये आपको यहाँ पर इसके साथ मनफी लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं एक आपको जवाब सवाल देता हूँ कि -11 -5, इसका क्या जवाब है, आप जरा सोचिए। और जी, 11 जमा 5 16 होते हैं, तो हम 16 लिख देंगे। और चूंकि इन दोनों के अलामत एक है मनफी की, तो वो यहाँ साथ आएगी। एक दो और सवाल कर लेते हैं। -100 -50, इसका क्या जवाब होगा। तो इसका यही जवाब होगा कि मनफी दोनों हैं की अलामत हैं, इसलिए 100 जमा 50 150, और इससे पहले हमें एक मनफी का निशान लगाना पड़ेगा। ये एक और तरीके से भी हम इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपए पहले आपके ऊपर कर्ज था, आपने 50 और कर्ज ले लिया, तो अब आपके ऊपर 150 कर्ज है, और हमने कहा कर्ज को हम मनफी से बयान कर देते। ये था एक असूल। और ये असूल है कि जब दोनों की अलामत, दोनों आदात की अलामत एक हों, मनफी या मस्बत। अब हम अगली असूल में बात करते हैं जहां दोनों की अलामत फर्क हो, यानी कि एक मस्बत हो और एक मनफी हो, तो क्या होगा कि अगर दोनों अदात की अलामतें मुख्तलिफ हों तो बड़े अदद से छोटे अदद को तफरीक कर दें। हम उनकी अलामतों को उस टाइम जो है नज़रअंदाज कर देंगे, नहीं देखेंगे। जो भी बड़ा अदद होगा उससे छोटे अदद को तफरीक कर देंगे, और फिर बड़े अदद की अलामत जवाब के साथ लिख देंगे। तो ये एक तरीका है। मैं इसकी कुछ मिसालें आपको दे देता हूँ। मिसाल, चलिए, अ, आपके पास -7 जमा 3 है। अगर आप इसमें देखें तो इन दोनों की अलामतें फर्क हैं, मनफी की अलामत और मस्बत की अलामत। अब आपने इस असूल के मुताबिक बड़े अदद से छोटे अदद को मनफी कर देना। तो 7 में से 3 निकाले गए तो 4 जवाब आया, तो जवाब 4 है। लेकिन जो बड़ा अदद था उसका जो निशान था वो मनफी है, इसलिए अब आप उसके साथ मनफी लगाएंगे। अभी हम एक और बात कर लेते हैं। अगर 7 -3 है, तो इसमें भी बड़ा अदद 7 है जिसकी अलामत मस्बत है, और इधर -3, तो बड़े में से छोटे को तफरीक कर दीजिए। 7 -3 4 है, लेकिन इस दफा 7 का जो निशान था वो मस्बत था, तो इसलिए आप यहाँ पे मस्बत लगाएंगे। आमतौर पे हम मस्बत का निशान नहीं लगाते हैं, अगर अदद के साथ ना लगा हुआ हो तो उसका मतलब यही होता है कि वो मस्बत है। तो अभी कुछ एक दो और मिसालें करते हैं और आपसे भी पूछते हैं। अगर -11 जमा 2 हो तो क्या जवाब होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो दोनों की अलामतें फर्क हैं। 11 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो 11 में से 2 मनफी किया जाए तो जवाब 9 आता है, और मनफी की जो अलामत है वो हम साथ लगा देंगे। ये एक जवाब है। अगर मैं एक और सवाल करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, -7 जमा 15, अब इसका क्या जवाब है। अगर आप देखिए तो इन दोनों की अलामतें फर्क हैं। बड़ा नंबर 15 है, 15 में से जब आपने 7 को माइनस किया, मनफी किया, तो 8 जवाब आता है। और चूंकि इसके साथ निशान मस्बत है, इसलिए आप इसको
मस्बत 8 कहेंगे। हम आमतौर पे मस्बत का निशान अदद के साथ नहीं लगाते, तो इसलिए ये 8 है। अब मैं आपसे एक दो सवाल जल्दी से लिख देता हूँ, आप खुद अपने तौर पे करें। -11 जमा 25, इसका क्या जवाब होगा? -11 -3, अब मैं पिछले कुलिये को भी साथ लगा रहा हूँ, और -8 जमा 3, इसका क्या जवाब होगा? चलिए हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। अगर आप देखिए इसमें 25 बड़ा है और 11 छोटा है। 25 में से अगर आप 11 को निकालते हैं तो जवाब 14 आता है। तो 14 और इसके साथ मस्बत है, क्योंकि 25 बड़ा था उसका मस्बत है, तो हम इसको लिखते हैं। बाज़ औक़ात हम इसको नहीं भी लिखते, तो इसलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। इसमें दोनों जो हैं इनके अलामतें मनफी मनफी की हैं, तो ये दोनों जमा होंगे 14, और चूंकि मनफी का साइन है, मनफी की अलामत है, वो साथ लिखी जाएगी। अगली तरफ आ जाते हैं। -8 जमा 3, -8, 8 बड़ा है 3 से, तो 8 में से जब 3 निकाला जाएगा जवाब 5 है, और इसका जो अलामत है मनफी की, वो इसके साथ लगाई जाएगी। तो ये उम्मीद है कि आपको आज थोड़ा सा हमने बताया है कि कैसे मनफी और मस्बत आदात को आपस में जमा किया करते हैं। अगर आपको ये सबक नहीं समझ आया तो इसकी वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और इससे पिछले सबक की भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया।